सो हाय एवरीवन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोटिक स्ट्रेस के बारे में। ओके, आई जस्ट केम फ्रॉम माय डांसिंग क्लास, सो चलो पढ़ते हैं बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस हमने देखा पैथोजन और हर्बीवोर्स की वजह से होता है प्लांट को, है ना। हम एबायोटिक स्ट्रेस कवर कर चुके हैं। अगर स्ट्रेस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो, जैसे बायोटिक, इसको हम बायोटिक स्ट्रेस बोलेंगे, मेनली हर्बीवोर्स या पैथोजन ये कॉज करते हैं बायोटिक स्ट्रेस, और प्लांट इनके अगेंस्ट डिफेंस मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। जो प्लांट एंड हर्बीवोर्स होते हैं ना, दे डोमिनेट मोर प्लांट फिटनेस। वो अगर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे तो प्लांट का फिटनेस कम हो जाएगा, इसलिए उनको डिफेंस कंपाउंड बनाने पड़ते हैं प्लांट को, ताकि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना, ताकि वो भी पैथोजन या हर्बीवोर्स को डिफीट कर सके। लेकिन ये ना कोई इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे प्लांट डिफेंस मॉलिक्यूल बनाता जाता है वैसे हर्बीवोर्स और पैथोजेंस भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं कि वो और बेटर तरीके से आएंगे उस पर अटैक करने। फिर प्लांट उस तरीके से इवॉल्व करता है, फिर वो और इवॉल्व करते हैं, तो एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं इवॉल्व होने के लिए। सो दे को इवॉल्व, इसको हम को इवोल्यूशन या रेड क्वीन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। टिट फॉर टैट बोल सकते हो कि तुम ज्यादा हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम भी नहीं बच्चे, मतलब हम भी ऐसे नहीं है कि उसको सह जाएंगे, तो वो उसको और ज़्यादा ऐसे मॉलिक्यूल बनाने डेवलप कर देते हैं जिनसे उनको हार्म हो, और करने भी चाहिए, ठीक है। तो ये प्लांट्स में भी चलता है, देखो हमारी लाइफ में तो चलता ही चलता है। सो इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल पैथोजन एंड हर्बीवोर्स, अगर हम देखें, plant evolved various defense mechanism to protect itself against harmful organism and pathogen, and herbivores evolved counter mechanism to defeat plant defense mechanism. So this tit for tat evolutionary mechanism called coevolution और red coin hypothesis, ठीक है, ये अभी हमने समझा। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एबायोटिक स्ट्रेस से। सॉरी फॉरेन मॉलिक्यूल दैट इंड्यूस और ट्रिगर द रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनोजन बोलते हैं। और इम्यूनोजन सारे एंटीजन होते हैं, लेकिन सारे एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते हैं। आए समझ में? देखो, एंटीजन मतलब कोई भी बाहर से आ रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर गया, वो सब एंटीजन होते हैं जो बाहर से एंट्री कर गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे एंटीजन हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करें। तो वो एंटीजन जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करते हैं हमारी बॉडी में, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, वो होते हैं इम्यूनोजन। सो सारे इम्यूनोजन एंटीजन तो हुए ही ना, यानी कि एंट्री तो सारे कर ही रहे हैं। तो ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन, बट सारे एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को नहीं रिएक्ट करने देते, मतलब वो नहीं रिएक्ट करते उन एंटीजन के खिलाफ। तो ये लाइन ये थी। प्लांट डिफेंस जो है वो दो टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस एंड इंड्यूसिबल डिफेंस। कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस जो होता है ये सिमिलर होता है इन्नेट इम्यूनिटी जैसा, जैसे हमारे बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी होती है ना, यानी कि वो बर्थ से ही प्रेजेंट रहती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट, ये नॉन स्पेसिफिक होता है एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इंड्यूसिबल डिफेंस एडेप्टिव इम्यूनिटी जैसा होता है, बहुत हाईली स्पेसिफिक, एंड इन्फेक्शन जब हो जाता है उसके बाद एक्टिवेट होता है। ये एनर्जी को कंजर्व करता है, पर ये थोड़ा रिस्की होता है। ये इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है एंड इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये दो टाइप का होता है। अगेन पहला होता है मैकेनिकल डिफेंस, और एक बायोकेमिकल डिफेंस होता है। मैकेनिकल डिफेंस जो उनके सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है प्लांट के, जैसे थॉर्न्स जो होते हैं, मॉडिफाइड ब्रांच होती है थॉर्न, तो ये मॉडिफिकेशन होता है शूट का, उनके सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। रोटेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं सिट्रस फ्रूट्स वाले, उनमें ये देखने को मिलता है। तो वो मैकेनिकल डिफेंस हो गए जो उनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कुछ स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीफ होती है। थॉर्न्स मॉडिफाइड स्टेम थे, दीज आर मॉडिफाइड लीफ। जैसे कैक्टस हो गया, सो कैक्टस के अंदर आप देखोगे जो वो लीफ मॉडिफाइड है, तो स्पाइंस आर मॉडिफाइड लीफ। सो कैक्टस के पास स्पाइंस होती है। प्रिकल्स जो होते हैं ये मॉडिफाइड एपिडर्मिस होते हैं, जैसे रोजेसी फैमिली जो होते हैं ना, धतूरा में आप देखते हो वो मॉडिफाइड एपिडर्मिस होता है।
प्रिकल्स, है ना। और जो ट्राइकॉम्स होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरीके के होते हैं ये मैकेनिकल डिफेंस जो प्लांट डेवलप करते हैं। फाइटोलिथ जो होता है ये एक सिलिका क्रिस्टल होता है। ये सेल वॉल में मिलता है और वैक्यूल में मिलता है। सेल वॉल और वैक्यूल में ये मिलता है सिलिका क्रिस्टल। जो पोएसी फैमिली होती है ना, बैम्बू वाली फैमिली जो होती है पोएसी फैमिली, ये फैमिली जो साथ साथ एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना आप उसी से, जैसे रुटेसी फैमिली सिट्रस वाला आ गया, है ना, रोजेसी फैमिली में धतूरा आ गया, पोएसी फैमिली में बैम्बू आ गया। तो ये एग्जाम्पल के साथ साथ ही आप इनको याद करना, ऐसे नहीं कि आप अलग से पढ़ना पड़े फैमिली, ठीक है, उतना टाइम नहीं है। तो फाइटोलिथ जो होते हैं ये सिलिका क्रिस्टल होते हैं। ये सेल वॉल में वैक्यूल में मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे पोएसी फैमिली बैम्बू में। तो सम प्लांट जो होते हैं दे हैव कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल which is found in a specialized cell called idoblast and sometimes form needle like structure called raphids। तो कुछ प्लांट्स में सिलिका क्रिस्टल फाइटोलिथ हो गया, आइडोब्लास्ट कुछ सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं आइडोब्लास्ट, उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल होता है जो कभी कभी निडल जैसे स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। जैसे रेफाइड्स में हमें रेफाइड्स बोलते हैं उन स्ट्रक्चर को, ठीक है। मिमोसा हम देखते हैं टच इंड्यूस थिग्मोनास्टिक जो रिस्पॉन्स देता है ना, थिग्मोनास्टिक रिस्पॉन्स, छुई मुई का प्लांट जो होता है मिमोसा, ठीक है। तो ये सब मैकेनिकल डिफेंस में आ जाता है कि उनके सरफेस पे ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल डिफेंस की। बायोकेमिकल डिफेंस जो होता है ना, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। ओके, एग्जाम्पल जैसे एजाडिराकाइटिन जो होता है, जेडिराकाइटिन, ये कंपाउंड जो होता है नीम के अंदर देखने को मिलता है। ओके, लिमनॉइड्स जो होते हैं, लाइमनॉइड्स, ये रुटेसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। रुटेसी वही सिट्रस फ्रूट हो गया, लेमन वाला जो हो गया, है ना, लाइमनॉइड्स जो होते हैं। तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम बोलते हैं इनको। कुछ ये बायोकेमिकल्स जो होते हैं प्लांट में प्रेजेंट होते हैं डिफेंस के लिए, है ना, मैकेनिकल डिफेंस एंड बायोकेमिकल डिफेंस। मेंथॉल, पुदीना, पेपरमिंट जो लैमिनेसी फैमिली होती है उसमें हमें ये मेंथॉल मिलता है। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड भी होता है, कुछ के अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड भी होता है। ब्रेसिक एसिड फैमिली में होता है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। सो ये सारे बायोकेमिकल डिफेंस में आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिमम डिफेंस हाइपोथेसिस। अगर ऑप्टिमम डिफेंस हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस में मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल डिफेंस हमने देख लिया। अब पहले हम ये देखते हैं ऑप्टिमम डिफेंस हाइपोथेसिस ये क्या होता है। अगर डिफेंस कंपाउंड लिमिटेड है तो प्लांट प्रोड्यूस करता है डिफेंस कंपाउंड यंगर एरिया पे देन ओल्डर एरिया, बिकॉज यंगर साइड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। अगर डिफेंस कंपाउंड बहुत कम है तो जो ओल्डर लीफ है वहां नहीं, यंगर लीफ में वो प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो ज्यादा जीने वाला है ना। यंगर साइड हाईली सेंसिटिव होता है पैथोजन एंड हर्बीवोर्स के लिए, तो ज्यादा जो डिफेंस कंपाउंड होता है वो हमें यंगर एरिया पे मिलता है, ठीक है। प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। अब हम प्लांट का डिफेंस देखेंगे, वो हर्बीवोर्स के अगेंस्ट कैसे डिफेंस करता है। पहले टाइप्स ऑफ हर्बीवोर्स देख लो। कुछ फ्लोएम फीडर्स होते हैं जो डायरेक्टली फ्लोएम सैप को सक करते हैं। दे कॉज लीस्ट अमाउंट ऑफ डैमेज बट एक्ट एज अ वेक्टर फॉर वेरियस पैथोजन। तो वो बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो इनकी वजह से प्लांट के अंदर एंट्री कर जाते हैं, बट ये सिर्फ फ्लोएम सैप को सक करते हैं, डायरेक्ट सक करते हैं। फ्लोएम सैप में सुक्रोस होता है तो ये इतना अफेक्ट नहीं करते हैं, बट हाँ ये वेक्टर की तरह भी काम करते हैं जो कि डैमेज कॉज करता है। जैसे एफाइड्स एंड वाइट फ्लाई हो गए, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्लोएम सैप को फीड करते हैं, फ्लोएम फीडर्स होते हैं। कुछ सेल कंटेंट फीडर्स होते हैं, ये साइटोसॉल फीडर होते हैं सेल के कंटेंट पे, जैसे साइटोसॉल, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, ये होते हैं सेल कंटेंट फीडर। कुछ च्यूइंग इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रास ओपर हो गया, ग्रीजर्स होते हैं, कुछ फ्रूगीवोर्स होते हैं, फ्रूट ईटर हो गए, सीड ईटर, फ्लावर ईटर। सो इस तरीके के डिफरेंट हर्बीवोर्स होते हैं।
प्लांट और हर्बीवोर्स के बीच में कैसे चीजें होती है ना वो देखते हैं। सो पहले हम हर्बीवोर्स के अगेंस्ट उसका डिफेंस देख रहे हैं। हर्बीवोर्स एंड पैथोजेंस दो के अगेंस्ट हमें देखना है, ठीक है। तो पहले हम हर्बीवोर्स पे चलते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं ये फीड करते हैं प्लांट पे, एंड वो अपना सलाइवा और जो उनका रिगर्गीगेंट होता है, रिगर्गीगेंट मतलब जब वो कोई चीज खाते हैं, चबाते हैं, उसको ही बाहर निकाल देते हैं, मतलब खाकर वापस निकाल देना, उसको बोलते हैं रिगर्गीगेंट, ठीक है। तो सलाइवा और जो रिगर्गीगेंट होता है इनका, दैट इज प्लांट उन जो हर्बीवोर्स फीड कर रहे हैं ना प्लांट पे, वो ये रिलीज करेंगे। सो प्लांट इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट जो इनके रिगर्गीटेंट और सलाइवा में प्रेजेंट होता है उनको प्लांट रिकॉग्नाइज कर लेंगे। प्लांट फिर रिस्पॉन्स देते हैं टू इंसेक्ट हर्बीवोर्स इन्वॉल्व रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड एलिसिटर। जैसे इंसेक्ट हर्बीवोर्स हो गए, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है एलिसिटर के अगेंस्ट, जो वही है कि इनके अंदर एलिसिटर बोलते हैं उसको। सो एलिसिटर वो इम्यूनोजन जैसे ही होता है कि जैसे ही प्लांट ने उनको रिकॉग्नाइज किया उनके अंदर उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, पूरा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। एलिसिटर्स आर लाइक इम्यूनोजेंस। सो एलिसिटर को हम हैम भी बोलते हैं, हर्बीवोर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है, एलिसिटर। सो फर्स्ट एलिसिटर जो आइडेंटिफाई हुआ था वो इंसेक्ट्स के सलाइवा में ही हुआ था। वो एक फैटी एसिड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव था और फैटी एसिड अमाइनो एसिड कॉन्जुगेट था। सो प्लांट इज अ सोर्स ऑफ फैटी एसिड, लिनोलेक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, एंड इंसेक्ट एज अ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड ग्लूटामेट। सो इसमें हमने देखा कि फैटी एसिड और अमाइनो एसिड का जो डेरिवेटिव हमें मिला पहला एलिसेटा, उसके अंदर हमने देखा कि जो फैटी एसिड का सोर्स था वो प्लांट का हो सकता है, फैटी एसिड का सोर्स लिनोलेक और लिनोलेनिक एसिड, एंड इंसेक्ट एज अ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड ग्लूटामेट। तो ये पहला जो एलिसेटर था वो देखा गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, जब हर्बीवोर का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जिस्मोनिक एसिड का बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। इंसेक्ट हर्बीवोर्स इंड्यूस डिफेंस सिग्नलिंग एक्टिवेटेड बाय मैप काइनेज पाथवे। इंसेक्ट जो हर्बीवोर्स होते हैं इनके अंदर डिफेंस सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाता है मैप काइनेज पाथवे से। सो जिस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम में। ये क्लोरोप्लास्ट लिनोलेनिक एसिड जो होता है ये प्रिकर्सर होता है लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम से बनेगा 13 हाइड्रोपेरोक्सीलिनोलेनिक एसिड। देन साइक्लेज एंजाइम से बनता है 12 ऑक्सोफाइटोडाइयानिक एसिड। देन ये जो 12 ऑक्सोफाइटोडाइयानिक एसिड होता है ये एंट्री करता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में क्या होता है, 12 ऑक्सोडाइयानिक जो एसिड होता है ये इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिस्मोनिक एसिड बनता है, रिडक्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, जिस्मोनिक एसिड में। देन जिस्मोनिक एसिड साइटोसोल में एंट्री करता है पेरोक्सिसोम से, एंड फाइनली पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो ये एक मेजर इंटरमीडिएट होता है विच इज ट्रांसपोर्टेड टू पेरोक्सिसोम फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट वाया साइटोसोल जाता है। सो जिस्मोनिक एसिड जो होता है सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्टा डिकॉक्सिकॉइड पाथवे, ऑक्टा डिकॉक्सियोल्ड पाथवे। ओके, आई हैव टू ये देखना पड़ेगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि जिस्मोनिक एसिड तब सिंथेसाइज होता है प्लांट में जब उनके अंदर हर्बीवोर्स का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम पे बनता है। लिनोलेनिक एसिड इसका प्रिकर्सर होता है, मैप काइनेज पाथवे से एक्टिवेट होता है। अब इसकी सिग्नलिंग देख लेते हैं। ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड जैसी होती है सिग्नलिंग, क्योंकि इसकी सिग्नलिंग में पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन होता है एंड इनहिबिटर का डिग्रेडेशन भी होता है। तो इसकी सिग्नलिंग देख लेते हैं कैसी होती है। देखो यहाँ पे अभी जिस्मोनिक एसिड नहीं है, तो ये जो जिस्मोनिक जैज जो होता है जिस्मोनिक एसिड का इनहिबिटर, ये मिक2 पे बैठा हुआ रहता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो यहाँ पे जिस्मोनिक एसिड का रेस्पॉन्सिव एलिमेंट जो है वो स्विच्ड ऑफ है।
उसके बाद यहाँ से जैसे ही जिस्मोनिक एसिड एक्टिव हुआ, जिस्मोनिक एसिड इनएक्टिव होता है तो वो बाइंड करता है आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड के साथ एंड एक्टिव हो जाता है। सो जिस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन का कॉम्प्लेक्स बनता है जो जिस्मोनिक एसिड की एक्टिव फॉर्म होती है। तो ये बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से। इसका जो रिसेप्टर होता है COI1, रिसेप्टर के पास दो सब यूनिट होती है, ठीक है, SCF जो बिलोंग करता है टू F बॉक्स फैमिली। सो इसके रिसेप्टर के पास दो सब यूनिट होती है, SCF एंड COI1, ठीक है। तो ये दो सब यूनिट होती है, तो इसकी अपने रिसेप्टर से बाइंड करा एंड ये जो है कहाँ चला गया, अंदर न्यूक्लियस में। फिर वहाँ पे जो जैज इनहिबिटर था वो जब इसके साथ जिस्मोनिक एसिड के साथ बाइंड करेगा एंड बाहर आके जैज का क्या हो जाएगा, पॉलीयूबिक्विटिनाइज्ड हो जाएगा एंड डिग्रेड हो जाएगा बाय 26 एट प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो MYC2 है वो एक्टिव हो जाएगा एंड जिस्मोनिक एसिड जो होता है इसका रिस्पॉन्स एलिमेंट हो जाता है एंड ऑल्सो सिंथेसाइज, जैज भी ये सिंथेसाइज करता है विच शो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैस मतलब जिस्मोनिक जिम डोमेन होता है, JR मतलब जिस्मोनिक एसिड रिडक्टेज, JAR एंड JRE होता है JA रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ये जिस्मोनिक एसिड रिडक्टेज जो होता है ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है, जिस्मोनिक एसिड और आइसोल्यूसिन का कॉम्प्लेक्स, जिस्मोनिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी सिग्नलिंग से रिलेटेड थी जिस्मोनिक एसिड की। जिस्मोनिक एसिड जो होता है it trigger the expression of JRE which encode various defense protein and digestive enzyme inhibitor। तो अब वो बहुत सारे डिफेंस प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम इनहिबिटर बनेंगे क्योंकि प्लांट लीव्स जो होती हैं उनमें स्टार्च होता है, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, इन सबको ब्रेक डाउन करके एसिड मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन। सो डाइजेस्टिव एंजाइम सारे इनहिबिट हो जाते हैं इस केस में ताकि ये एब्जॉर्ब ना हो सके। नॉर्मली तो वो ब्रेक डाउन होते हैं ताकि उनको एब्जॉर्ब कर सके, बट जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हर्बीवोर्स रिस्पॉन्स है या एलिसिटर है तो इन सब का ब्रेक डाउन होने लग जाता है, ठीक है। एज प्लांट जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम इनहिबिटर बनाने लग जाते हैं, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करते हैं, दे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट इज डाइजेस्टिव एफिशिएंसी जो हर्बीवोर्स के वो कम हो जाती है एंड जिससे जो हर्बीवोर्स है इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो जो हर्बीवोर्स खा रहे होते हैं ना बेसिकली, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम इनहिबिटर भी बनाने लगते हैं जिसकी वजह से जो हर्बीवोर्स खा रहे होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव एफिशिएंसी कम हो जाती है एंड हर्बीवोर्स की डेथ हो जाती है। सो प्लांट लैक्टिन प्रोटीन भी बनाता है। लैक्टिन जो है वो इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके। सो लैक्टिन जो होता है फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी ड्यूडेनम से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन रोक देता है। सो प्लांट ऑल्सो फॉर्म लैक्टिन प्रोटीन। अब हम देखते हैं सिस्टमिक रेस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला हमें सोलेनेसी फैमिली और टोमेटो प्लांट में। देखो ये हमने अभी प्लांट और हर्बीवोर से रिलेटेड देखा कि कैसे जिस्मोनिक एसिड जो है वो कब सिंथेसाइज हो रहा है, हर्बीवोर्स कौन कौन से टाइप के हर्बीवोर्स होते हैं, है ना। और ये जिस्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस ऑप्टिमम डिफेंस हाइपोथेसिस क्या होता है कि वो जो न्यू प्लांट होता है, यंग लीफ होती है, वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं टाइप्स ऑफ हर्बीवोर्स, एलिसिटर क्या होता है ना। तो वही कुछ कंपोनेंट होता है जो इम्यूनोजन की तरह काम करता है। अब हम आ जाते हैं सिस्टमिक रिस्पॉन्स पे। सिस्टमिक रिस्पॉन्स जो सबसे पहले हमें देखने को मिला किसमें, टोमेटो और सोलेनेसी फैमिली में होता है ये सिस्टमिक रिस्पॉन्स, ओके। अब हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म एंड वो एक्टिव होते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, जैसे प्रो इंसुलिन इंसुलिन में, प्रो थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, मतलब जब ज़रूरत होती है हमारी बॉडी तब इनको एक्टिव करती है ना। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखो कि सेम प्लांट जो होता है ना, प्लांट जो होता है ये क्या करते हैं, ये भी ऐसा ही प्रोसिस्टमिन बनाते हैं
फॉर्म अ प्रोसिस्टमिन, जो कि जब हर्बीवोर्स अटैक करता है ना इन पे, तो ये प्रोसिस्टमिन सिस्टमिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड सिस्टमिन इंड्यूस डिफेंस रिस्पॉन्स, एंड ये सिस्टमिन डिफेंस रिस्पॉन्स इंड्यूस कराता है। सो जिस्मोनिक एसिड एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है। जैसे ही सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया एलिसेटर को, आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ एलिसेटर, प्रोसिस्टमिन जो 200 अमाइनो एसिड का होता है, ये एक्टिव होके सिस्टमिन बनाता है 18 अमाइनो एसिड का, एंड ये जो सिस्टमिन होता है ये बाइंड करता है विद सिस्टमिन रिसेप्टर, सिस्टमिन रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है, और सेल आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होता है। सो सिस्टमिन अपने रिसेप्टर पे यहाँ बाइंड करेगा, स्टेमिन का यहाँ ये रिसेप्टर होता है, ये मैप काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है स्टेमिन का रिसेप्टर, तो सिस्टमिन यहाँ बाइंड कर गया, मैप काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है, ठीक है, जैसे ये फॉस्फोराइलेट होगा तो ये पीएलसी बीटा की सिग्नलिंग स्टार्ट कर देगा, जब मैप काइनेज से है पीएलसी बीटा सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, एंड ये इंड्यूस कर देगा जिस्मोनिक एसिड की बायोसिंथेसिस। फिर जिस्मोनिक एसिड बनता है ना क्लोरोप्लास्ट में एंड पेरोक्सिसोम में बनता है, फिर साइटोसोल में आ जाता है, उसकी सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस्मोनिक एसिड बनता है तो उसका रिस्पॉन्स एलिमेंट एंजाइम बनने लगते हैं, फिर ये जिस्मोनिक एसिड सेल टू सेल मूव करता है, ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है ये फॉस्फोराइलेशन से, एंड देन ये पूरा जिस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस होती है, उसके बाद जिस्मोनिक एसिड मूव करता है हर एक सेल टू सेल, सो मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, एंड ये जिस्मोनिक एसिड डिफेंस रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर कर देता है इन होल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक रिस्पॉन्स। तो यही होता है सिस्टमिक रिस्पॉन्स, यानी कि पहले सिस्टमीन एक्टिव होता है, फिर वो पूरा जिस्मोनिक एसिड का सिंथेसिस वगैरह स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। टोमेटो प्लांट जो है वो सिंथेसाइज होता है, करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसिस्टमिन 200 अमाइनो एसिड का, बट जैसे हर्बीवोर्स अटैक करता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिस्टमिन में बाय प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, देन सिस्टमिन रिलीज होता है फ्रॉम डैमेज सेल टू द एपोप्लास्ट में रिलीज होगा एंड अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा मैप काइनेज एंड एक्टिवेट करेगा जिस्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस को बाय एक्टिवेटिंग पीएलसी बीटा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, देन जिस्मोनिक एसिड लोकल रिस्पॉन्स शो करता है एज वेल एज सिस्टमिक रिस्पॉन्स शो करता है, पूरी बॉडी में डिस्पर्स्ड हो जाता है एंड वो सारे इनहिबिटर बनाने लगता है, डाइजेस्टिव एंजाइम इनहिबिटर। तो हर्बीवोर्स अगर उसको खाता भी है तो उसकी बॉडी में वो इनहिबिटर्स चले जाते हैं, ना तो वो लैक्टिन भी बनाते हैं, तो उसकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती उसकी बॉडी, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो सिस्टमिन इज ऑल्सो कॉल्ड डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, एंड हमने सिस्टमिन को हम बोल रहे हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, एंड जो एलिसिटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न बोलते हैं। अब देखो प्लांट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, हर्बीवोर्स के अगेंस्ट डिफेंस देखने, सिस्टमिक रिस्पॉन्स, जिस्मोनिक एसिड एंड लैक्टिन बनना एंड डाइजेस्टिव एंजाइम का इनहिबिट हो जाना, एलिसिटर्स है ना, जो हर्बीवोर्स के सलाइवा में मिलते हैं, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड के कॉन्जुगेट, पूरा सिग्नलिंग, तो ये सब हमने देख लिया हर्बीवोर्स से रिलेटेड। अब हम देखते हैं प्लांट डिफेंस पैथोजन के अगेंस्ट कैसे होता है। सो टाइप ऑफ पैथोजन देख लेते हैं पहले। हमारे पास होते हैं बायोट्रॉफिक पैथोजन। बायोट्रॉफिक पैथोजन होते हैं जिनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इट एब्जॉर्ब लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द होस्ट, दैट्स वाई इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो हाई होता है। यानी कि ये क्या करते हैं ना, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके जो है एनर्जी लेते हैं होस्ट से, यानी कि बायोट्रॉफिक मतलब इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो काफ़ी ज़्यादा है होस्ट के साथ, लेकिन वो एनर्जी एकदम से नहीं लेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके होस्ट से एनर्जी लेते रहते, इसलिए इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन बहुत हाई होता है। और ये जो डैमेज करते हैं ना, डेथ का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि मतलब उससे चिपके रहेंगे होस्ट से, लेकिन उसको मारेंगे नहीं, मतलब उससे एनर्जी लेते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो
ये होता है बायोट्रॉफिक पैथोजन। नेक्रोट्रॉफिक पैथोजन होता है ये सिक्रेट करते हैं सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, एंड जो अफेक्टेड पार्ट होता है प्लांट का वो वहीं पे खत्म हो जाता है, किल द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड ये जो डेड टिश्यू होता है ना, ये एक्ट एज अ फूड की तरह काम करता है पैथोजन के लिए। सो इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो बहुत कम होता है, मतलब इनका क्या चक्कर है, आया मारा और खा गया बस। ये होता है नेक्रोट्रॉफिक पैथोजन, मतलब आए अपना सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम रिलीज करे, वो पार्ट मर गया, उसको खा गया बस। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इनका ज्यादा देर तक नहीं रहता है, इसलिए लो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। हेमी बायोट्रॉफिक जो होते हैं ये वाले पैथोजन इनिशियली तो बायोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन है और धीरे धीरे एनर्जी ले रहे हैं, बट बाद में वो नेक्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, बाद में वो उनकी डेथ करा देते हैं, ठीक है। सो लेकिन बायोट्रॉफिक में डेथ नहीं होती है, इसमें डेथ होती है। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इनका एवरेज होता है। पैथोजन इफेक्टर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। देखो पैथोजन्स जो होते हैं वो इफेक्टर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा था हर्बीवोर्स एलिसिटर प्रोड्यूस कर रहे थे, पैथोजन इफेक्टर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जो ट्रिगर करते हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म को, विच इज एडवांटेजेस फॉर पैथोजन के लिए, जो कि चाहिए उनको। सो प्लांट पैथोजन जो होते हैं दे ऑल्सो सीक्रेट टॉक्सिन दैट एक्ट ऑन द होस्ट सेल। एग्जाम्पल प्लांट जो पैथोजेंस होते हैं एचसी टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। एक फंजाई होती है कॉक्लियोबोलस कार्बोनम, तो ये जो कॉक्लियोबोलस कार्बोनम फंजाई होती है ये एक एचसी टॉक्सिन सिक्रेट करती है जो कि लीफ ब्लाइट डिसीज कॉज करता है। ऐसे ही एक फ्यूसिकॉकिन होता है, ये भी फंजाई से ही रिलीज होता है, फ्यूसिकॉकम एमाइगडाले। सो ये जो फ्यूसिकॉकम एमाइगडाले होता है ये फ्यूसिकॉकिन रिलीज करता है, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेट कर देता है जो वी टाइप प्रोटॉन एटीपेज पंप होते हैं ना ऑन द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल पे जो वी टाइप प्रोटॉन एटीपेज पंप होते हैं तो स्टोमेटा कॉन्स्टिट्यूटिवली खुले रह जाते हैं, एंड जिसकी वजह से सेल्यूलर डिग्रेडेशन होगा एंड फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये आलमंड और पीच कैंसर डिसीज कॉज करते हैं प्लांट में। सो इस तरीके के टॉक्सिन भी सिक्रेट करते हैं पैथोजन एंड इफेक्टर मॉलिक्यूल प्लांट के में जो पैथोजेंस होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है पैथोजन से रिलेटेड चीज़ें। अब हम देखते हैं जैसे हमने हर्बीवोर्स और उसमें देखा कि जिस्मोनिक एसिड पाथवे हर्बीवोर्स से रिलेटेड एक्सप्रेस हो जाते हैं सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि प्लांट और पैथोजन का कैसे ये रिकॉग्निशन होता है एंड स्टार्ट होता है। सो दो मेन ड्रॉबैक होते हैं इम्यूनिटी के, हम देखते हैं। नॉर्मली अगर हम ह्यूमन से भी रिलेट करोगे तो इम्यूनिटी के दो मेन ड्रॉबैक हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक होता है ऑटो इम्यूनिटी। पैथोजन जो होता है ना इन्फेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी। पैथोजन इन्फेक्शन कैन गिव राइज टू मॉलिक्यूलर डेंजर सिग्नल विच इज रिसीव्ड बाय होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर। तो होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर जिसको हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर बोलते हैं वो। देखो एलिसिटर हमने देख लिया कि एलिसिटर को हमने क्या बोला था, ये चीज़ें ना नोट डाउन करने के कि जो सिस्टमिन होता है उसको हमने बोला डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है। सिस्टमिन जब एलिसिटर रिकॉग्नाइज होता है उसके बाद, और एलिसिटर को हमने बोला हर्बीवोर्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एंड सिस्टमिन इज द डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। एंड अब हम बात करने जा रहे हैं पैथोजन से रिलेटेड, वो हर्बीवोर्स से रिलेटेड था। सो पैथोजन जब इन्फेक्शन होता है मॉलिक्यूलर डेंजर सिग्नल बढ़ जाता है, अब उसको डेंजर तो है ही ऑब्वियसली प्लांट को। तो होस्ट सेल सरफेस पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। तो ये डिस्टिंग्विश करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ प्लांट में। हैविंग PRR which receive, तो मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये हमारे जो प्लांट की सेल सरफेस होती है उस पर ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं जिसको मैप एंड डैम्प जो सिग्नल होते हैं माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न या पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जो होते हैं एंड डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। सो प्लांट हैविंग PRR वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ में, तो वो इन सबको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। PRR जो होता है वो रिसेप्टर लाइक काइनेसिस से बिलोंग करता है
जिसके पास टिपिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर ल्यूसीन रिच रिपीट होता है एंड एलएमडी लाइसिन मोटिव डोमेन होता है। अभी हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। सो ल्यूसीन रिच रिपीट बाहर एंड लाइसिन मोटिव डोमेन होता है। मैप और मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड एंड पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न ये माइक्रो प्रोड्यूस कर रहा है एंड जो डैम्प होता है डैमेज एसोसिएटेड इज रिलीज्ड बाय जो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। माइक्रोब ये प्रोड्यूस कर रहा है एंड ये माइक्रोबियल एंजाइम जो बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर से। अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। पैथोजन की भी स्पेसिफिसिटी होती है प्लांट में, दो टाइप के होते हैं। पहले पैथोजन होते हैं आउटसाइड द सेल ही रहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन जैसे बैक्टीरिया वायरस फंजाई आउटसाइड द साइटोसॉल। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एलिसिटर्स जो हमारे पास होते हैं, एलिसिटर इन केस हम इन्हीं को बोल रहे हैं जो हर्बीवोर्स या पैथोजेंस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड पैटर्न या फिर मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड या पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न ये रिलीज करते हैं आउटसाइड द साइटोसॉल। एंड ये जो हमारे पास PRR होता है दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो होता है, इसके पास हमने देखा है कि ये जो रिसेप्टर होते हैं PRR बाहर इसके पास ल्यूसीन रिच LRR होता है डोमेन एंड अंदर इसके पास क्या होता है मोटिव डोमेन होता है ना। सो ये जो PRR होता है अभी तो पढ़ा था यार, इसके पास जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर ल्यूसीन रिच रिपीट होता है, अंदर लाइसिन मोटिव डोमेन होता है, ठीक है। लाइसिन मोटिव डोमेन होता है तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पैम्प और मैप इनसे आके बाइंड करते हैं। उसके बाद ये फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा एंड ट्रिगर डिफेंस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं मैप ट्रिगर्ड इम्यूनिटी कि मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पैथोजन होते हैं जिसके पास जो होता है ना AVR जीन होता है, तो ये क्या करते हैं ना इफेक्टर जो होते हैं एनकोडेड बाय ये जो AVR जीन होता है ना पैथोजन के पास, ये AVR जीन इफेक्टर एनकोड करता है। ए विरुलेंस जीन है, ये इफेक्टर बनाएगा, ठीक है। या तो ये AVR जीन इफेक्टर बनाता है या फिर इस पैथोजन का पार्ट ऑफ पैथोजन भी सेल के अंदर जा सकता है और कैन ईदर डैमेज सेल वॉल एंड डैम भी रिलीज कर सकता है। तो इनका डिफरेंट है, मतलब अंदर जा रहे हैं सेल के, ठीक है। तो या तो वो सेल को डैमेज कर सकते हैं एंड रिलीज DAMP, या फिर पैथोजन का पार्ट भी अंदर जा सकता है, या AVR जीन इफेक्टर बनाता है वो अंदर जा सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाते हैं, मान लो ये पार्ट ऑफ पैथोजन है जो इफेक्टर है, तो ये जो इफेक्टर होता है ना ये बाइंड करता है। यहाँ पे ये एक आर प्रोटीन होता है, पूरा ये आर प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लांट में। आर प्रोटीन अगर इफेक्टर एब्सेंट होगा तो ये पूरा आर प्रोटीन जो होता है ना ये गार्डी प्रोटीन से बाइंड रहता है। ये आर प्रोटीन है, इसके पास LRR होता है ल्यूसीन रिच रिपीट, NBS होता है एंड एन टर्मिनल डोमेन होता है NTD। सो इसका जो ये बाइंडिंग साइट होती है NBS, तो ये जो गार्डी प्रोटीन होता है ना NBS होता है, LRR एंड NTD होता है, तो ये गार्डी प्रोटीन से बाइंड होता है आर प्रोटीन नॉर्मली जब हमारे पास इफेक्टर नहीं होता है। अब जैसे ये इफेक्टर आता है ये गार्डी को डिसोसिएट करेगा, इफेक्टर बाइंड कर देगा, गार्डी डिसोसिएट हो जाएगा, ये आर प्रोटीन एक्टिव हो गया, फिर ये रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है ETI, ठीक है। सो ये इफेक्टर वाला रिस्पॉन्स होता है, इफेक्टर जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, ये ETI रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। NTD होता है टर्मिनल डोमेन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग सीक्वेंस एंड ETI इज द इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। सो जो R जीन होता है एंड जो PRR जीन होता है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्लांट में अगेंस्ट पैथोजन। सो इफ दीज जीन्स आर म्यूटेटेड देन प्लांट जो है वो हाईली सेंसिटिव हो जाएगा पैथोजन के लिए, है ना, हाईली सेंसिटिव टू डिसीज हो जाएगा। ऐसे अगर हम AVR जीन की बात करें, ए पिरुलेंस जीन जो होता है पैथोजन का वो मेंटेन करता है पैथोजेनिसिटी। अगर AVR जीन म्यूटेट हो गया तो पैथोजेनिसिटी लॉस हो जाएगी। सो ये AVR जीन पैथोजन का एंड R जीन होस्ट का कोई वॉल्यूशन शो करता है, ठीक है। अब हम गार्ड हाइपोथेसिस देखते हैं। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इफेक्टर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टर गार्डी प्रोटीन डिकॉय ये जो है बाइंड रहता है विद आर प्रोटीन एट NTD साइड
एंड टर्मिनल डोमेन पे एंड इंक्रीज इट्स लाइफ स्पैन। बट जब इफेक्टर बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, गार्डी प्रोटीन डिसोसिएट हो जाता है एंड फाइनली इफेक्टर बाइंड करता है एंड ट्रिगर करता है इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। जो हमने देखा था कि इम्यूनिटी के दो ड्रॉबैक भी होते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। यस, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स पे। जैसे कि हमारा कोई इन्फेक्टेड एरिया है, यहाँ पे अपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाता है, सराउंडिंग सेल जो है वो अपने आप ही मर जाती है। एज द एरिया ऑफ द प्लांट इज डैमेज, प्लांट इंड्यूस द डेथ ऑफ सराउंडिंग सेल। अगर डैमेज एरिया के सराउंडिंग वाली सेल जो है प्लांट उसकी डेथ कॉज कर देगा। दैट इज पैथोजन विल बी ऑल्सो डाइड ड्यू टू स्टारवेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। मतलब वो खुद ही अपने राउंड सेल मार लेते हैं ताकि वहाँ पे पैथोजन भी मर जाए। तो ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है। एलिसिटर बाइंड करते हैं एलिसिटर रिसेप्टर पे ऑन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। यस, एलिसिटर जो होते हैं दे बाइंड ऑन द एलिसिटर रिसेप्टर। एलिसिटर रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं एंड जिससे कैल्शियम लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है साइटोसोल में। जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ता है साइटोसोल में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट होते ही ये क्या करता है, आर्जिनिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सिट्रुलिन। एंड ये ऑल्सो NADPH ऑक्सीडेज को भी एक्टिव कर देता है जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है एंड सुपर ऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल ROS, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, है ना। तो ये सब रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो DNA ऑक्सीडेशन, प्रोटीन ऑक्सीडेशन, लिपिड पर ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो वो सराउंडिंग सेल के डेथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं कि ये कैसे होता है। दिस विल, जिससे अपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, सो H2O2 जो होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये साइटोसोल में भी एंटर करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलेगी H2O2 एंड सैलिसिलिक एसिड बायोसिंथेसिस होगा, फाइटोएलेक्सिन बायोसिंथेसिस होगा, लिग्निन बायोसिंथेसिस होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बायोसिंथेसिस होगा, ये सब होगा, फाइटोएलेक्सिन, लिग्निन। तो ये देखते हैं, ये पैथोजन है। ठीक है, इसने एलिसिटर जो है वो रिलीज़ किया है बैक्टीरिया का, और ये पैथोजन ने अपना एलिसिटर रिलीज़ किया एंड ये हमारा रिसेप्टर है, सेल सरफेस रिसेप्टर। इससे बाइंड होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगा सेल सरफेस रिसेप्टर से। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जिससे पॉजिटिवली ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा, आर्जिलिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी, और ऑल्सो ये एक्टिवेट कर रहा है साथ साथ NADPH ऑक्सीडेज को भी। ये जो NADPH ऑक्सीडेज है ये क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करके ये सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ से हाइड्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलके सैलिसिलिक एसिड का बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में फाइटोएलेक्सिन एंड लिग्निन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये सब बनने लग जाते हैं। ठीक है, और ये DNA ऑक्सीडेशन, प्रोटीन ऑक्सीडेशन, लिपिड पर ऑक्सीडेशन सब डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक एंड ट्रिगर अपोप्टोसिस ट्रिगर हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। तो आसपास की सेल इस तरीके से डेथ, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। ये होता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, सो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो होता है इज ट्रिगर्ड बाय रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड and H2O2 hydrogen peroxide. Many species react to fungal and bacterial invasion by synthesis lignin and cellulose, वो synthesize करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो बिलोंग करते हैं टू अ ग्रुप ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम जो कि विच इंड्यूस ड्यूरिंग पैथोजन इन्फेक्शन। हाँ, ये सब भी सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है, फाइटोएलेक्सिन बनना स्टार्ट हो जाता है। ये केमिकली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है एंड एक्यूमुलेट अराउंड द इन्फेक्शन साइट। बिफोर इन्फेक्शन फाइटोएलेक्सिन का लेवल एकदम कम होता है, दैट इज अनडिटेक्टेबल बिफोर द इन्फेक्शन में, के बाद ही ये बढ़ता है जब एलिसिटर बाइंड करता है। ठीक है, सो ये हमने देखा पैथोजन से रिलेटेड जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स डेवलप्ड हो जाता है। पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन भी होते हैं।
It is low molecular weight protein. It having diverse group of hydrolytic enzymes, cell wall modifying enzyme, antifungal agent, etc. It is localized in vacuole of leaf and it protect against the secondary infection. So कुछ पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन भी होते हैं जो पैथोजेनिस मतलब पैथोजन के हेल्प करते हैं पैथोजेनेसिस बढ़ाने में. सो इनके पास भी अपना एक ग्रुप होता है. ये वैक्यूल ऑफ द लीफ में होते हैं पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स जो होते हैं एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं जो पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन होता है. ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट एंड इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस क्या है. SAR की जब हम बात करते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस कंपोनेंट. मतलब जैसे सैलिसाइलेट हो गया, मिथाइल सैलिसाइलेट इज वोलेटाइल इन नेचर विच इज़ ट्रांसपोर्टेड इन होल बॉडी. ये वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. मिथाइल बेंजोएट हो गया, ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रांसपोर्टेशन बेंजोएट. सो आफ्टर इन्फेक्शन जो है लीफ वो मिथाइल सैलिसाइलेट फॉर्म करती है एंड मिथाइल बेंजोएट और ट्रांसपोर्ट कर देती है उसको होल बॉडी में. अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो लीफ जो है वो मिथाइल सैलिसाइलेट और फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. पूरी बॉडी में जैसे डिफेंस कंपाउंड का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो जाना, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. ठीक है, वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है. जो ISR होता है ये इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंट, ये नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब की वजह से होता है. ये वैक्सीनेशन जैसा होता है. इट इज़ बाय नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स. ठीक है, उसमें तो पैथोजन की वजह से होता है कि वो अगर इन्फेक्शन हुआ है तब वो चीज़ बन रही है एंड वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है. लेकिन ये नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब की वजह से होता है. जैसे राइजोबैक्टीरियम मीडिएटेड ISR लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है एंड माइकोराइजा मीडिएटेड होता है वेरियस प्लांट में. मतलब नेक्स्ट टाइम अगर वो आएगा तो हम उसको पहले से हम उसको क्या देते हैं, वैक्सीनेशन दे दिया जाता है. ठीक है, तो आफ्टर जो है वो डिफेंस डेवलप्ड होता है. इसका कॉन्सेप्ट ये है, वैक्सीन जैसा कॉन्सेप्ट है. ISR जो होता है इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंट. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है. SAR और इंड्यूस्ड सिस्टमिक, इसमें तो इन्फेक्शन आया है तब वो चीज़ हुआ है. इसमें वो वैक्सीनेशन हम उसको दे देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो पहले से उसको वैक्सीनेटेड रखता है. बट ये नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं कि जैसे वैक्सीन में भी तो हम वायरस ही डालते हैं ना, बट वो नॉन पैथोजेनिक होता है जो डिसीज़ नहीं कॉज करता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये ISR हो गया, SAR हो गया. ये सब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से रिलेटेड था. फाइटोवैलेक्सिन, गार्ड हाइपोथेसिस हमने देखा. ठीक है, तो ये सब प्लांट और पैथोजन के बीच में था. एंड दिस इज ऑल अबाउट दी बायोटिक स्ट्रेस जो हमने पढ़ा एंड जिस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस एंड सिग्नलिंग भी हमने पढ़ ली है. दिस इज द बायोटिक स्ट्रेस. अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स.